पर अब जान लेते हैं कि अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू इंडियन करेंसी ज्यादा स्ट्रांग क्यों है। क्योंकि हर देश की अपनी अलग करेंसी है, उस करेंसी की अलग वैल्यू है, अलग रिस्क एसोसिएटेड है हर करेंसी से। तो वो एक करेंसी कौन सी होगी? और सबसे बड़ी बात कि इन वैल्यूज को डिसाइड कौन करता है, क्या क्राइटेरिया होता है इनकी वैल्यू डिसाइड करने का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इसे कंट्रोल कर सकता है। इसी स्टेबिलिटी का फायदा उठाया अमेरिका ने और 1944 में ग्लोबल मीटिंग हुई, ब्रेटन वुड्स। जैसे व्हाट्सएप आज के टाइम पे हर कोई यूज करता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट में बने रहना, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेजना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बन चुका है। ऐसा ही केस था यूएस डॉलर का, जिस वजह से यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गया। और हमेशा इंडियन रुपी नीचे क्यों गिरता है, कभी यूएस डॉलर कमजोर क्यों नहीं होता? आपको इस वीडियो को बस एंड तक देखना है और आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंटरनेट पे जो नैरेटिव आपको बेचे जा रहे हैं कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी 90 रुपए तक पहुंच गया है, 100 रुपए तक पहुंच जाएगा, इन सब बातों का एक्चुअल मतलब क्या है, इस वीडियो को पूरा देख के आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब हम बोलते हैं रुपी स्ट्रांग हो गया या इंडियन रुपी वीक हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है। रुपी की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं एप्रिसिएशन, और जब वैल्यू गिरती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी। इसको अगर एक सिंपल लेमैन एग्जांपल से समझे तो मान लो इंडिया को क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करना है। अब मान लेते हैं कि उस ऑयल की वैल्यू $1 है। अब एक बैरल ऑयल की कॉस्ट तो $1 ही है, लेकिन हम उन्हें कितना पैसा देंगे डिपेंड करेगा इंडियन रुपी की वैल्यू पे। मान लेते हैं $1 80 इंडियन रुपीस के बराबर है, तो हमारी जेब से 80 रुपए जाएंगे। लेकिन यही एक यूएस डॉलर 100 इंडियन रुपी के बराबर अगर हो जाता है, तो उसी एक बैरल ऑयल के जिसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बदला, उसके लिए हमें 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब इमेजिन करो पूरी दुनिया एक जाइंट मार्केट प्लेस है, हर कंट्री कुछ बेचती है, हर कंट्री कुछ खरीदती है। अब सवाल ये आता है कि इस ट्रेड के लिए कौन सी देश की करेंसी यूज करी जाए, क्योंकि हर देश की अपनी अलग करेंसी है, उस करेंसी की अलग वैल्यू है, अलग रिस्क एसोसिएटेड है हर करेंसी से। तो वो एक करेंसी कौन सी होगी? इस सवाल का जवाब हमें मिला वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते ज्यादातर देशों की इकोनॉमी वीक हो चुकी थी। अमेरिका एक लौता ऐसा कंट्री था जहाँ पे स्टेबिलिटी थी, मिलिट्री सेंस में और इकोनॉमिकल सेंस में। The world war is done. The earth cries, nations bleed, faith trembles, but every storm writes its own hero. And when every wallet empties, every street grows quiet. America will not just survive, it will shine. Like a promise cast in iron and fire. क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था, अमेरिका के बैंक सबसे ज्यादा स्टेबल थे, तो अमेरिका की करेंसी में सबसे कम फ्लक्चुएशन होने के चांसेस थे, जिस वजह से अमेरिकन करेंसी में ट्रेड करना आसान हो गया। इसी स्टेबिलिटी का फायदा उठाया अमेरिका ने और 1944 में ग्लोबल मीटिंग हुई, ब्रेटन वुड्स। वहां पर बेसिकली डिसाइड हुआ कि डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी गोल्ड से, और बाकी सारी कंट्रीज की वैल्यू डिसाइड करी जाएगी डॉलर से। डॉलर एक ग्लोबल मेजरिंग स्केल बन गया। जैसे हाइट नापने के लिए सेंटीमीटर यूज होता है, वजन नापने के लिए किलोग्राम यूज होता है, वैसे ही ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल मेजरमेंट्स के लिए डॉलर एक स्टैंडर्ड बन गया। और समय के साथ जितने ज्यादा लोग और जितने ज्यादा देश डॉलर यूज करने लगे, उतना ही ज्यादा कन्वीनियंट बन गया डॉलर को यूज करना। जैसे व्हाट्सएप आज के टाइम पे हर कोई यूज करता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट में बने रहना, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेजना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बन चुका है। ऐसा ही केस था यूएस डॉलर का, जिस वजह से यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गया। अब समझते हैं कि ये जो करेंसी की वैल्यू ऊपर होती है, नीचे होती है, इसका मतलब क्या है, और हमेशा इंडियन रुपी नीचे क्यों गिरता है, कभी यूएस डॉलर कमजोर क्यों नहीं होता। देखो यार, सिंपली समझते हैं, करेंसी की वैल्यू बढ़ने और कम होने के पीछे एक सिंपल इक्वेशन होती है। अगर किसी भी करेंसी की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर उसकी मार्केट में डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू भी कम होगी। जैसे अगर दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया के ज्यादातर इकोनॉमीज चाहेंगे कि उनके पास यूएस डॉलर्स हो, तो फिर यूएस डॉलर की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा कंट्रीज उसकी डिमांड कर रही हैं। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा क्यों है और इंडियन रुपी की डिमांड कम क्यों है। भाई, इंडियन रुपी में ऐसी बुराई क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम है, इसलिए हमें विदेशों से कम पैसा रिसीव होता है उन एक्सपोर्ट्स के बदले, इन कंपैरिजन टू व्हाट वी पे देम फॉर इंपोर्टिंग गुड्स। अब क्योंकि एक्सपोर्ट कम है और हमें वहां से पैसा कम रिसीव होता है, इस वजह से उन देशों को इंडियन रुपी होल्ड करने की जरूरत कम पड़ती है। यानी उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वहाँ पे यूएस डॉलर होल्ड करेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर में उन्हें पेमेंट करनी होती है। वो एक बार के लिए चाइना की करेंसी होल्ड करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो चाइना से सामान खरीदते हो।
लेकिन क्योंकि इंडिया से वो सामान ही कम खरीदते हैं, इसलिए उन्हें इंडियन करेंसी होल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से इंडियन करेंसी की डिमांड मार्केट में कम रहती है और इंडियन करेंसी की वैल्यू यूएस या यूके की करेंसी के कंपैरिजन में कम रहती है। और ये जो कम एक्सपोर्ट और ज़्यादा इंपोर्ट वाली इक्वेशन है, इसी की वजह से हम ज़्यादा डॉलर खर्च करते हैं और कम डॉलर कमाते हैं। और सिंपली जब भी ऐसा फिनोमेना होगा कि हम कम डॉलर कमा रहे हैं और ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपए की वैल्यू यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कम होती जाएगी। और इंडियन इंपोर्ट में एक बहुत बड़ा शेयर ऑयल का है, जिसका एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ पेमेंट हम यूएस डॉलर्स में करते हैं। इसके अलावा भी इंडियन रुपए के वीक होने के कुछ और कारण है, जैसे अगर इन्वेस्टर्स को यूएस मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या वहाँ का मार्केट ज्यादा सेफ अपीयर हो रहा है, तो वो इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ करके वहाँ के मार्केट में डाल देंगे और पैसा निकालते ही उनको रुपी बेचकर डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, जिस वजह से फिर से रुपए की डिमांड कम होगी और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और एक और फैक्टर जिसकी वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग बना रहता है, वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जैसे जब दुनिया में कोई भी वॉर होता है या कोई भी ऑयल शॉक हो जाए या जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे में यूएस डॉलर को होल्ड करना बहुत सेफ बन जाता है सारे देशों के लिए, क्योंकि यूएस डॉलर कंपैरेटिवली एक स्टेबल करेंसी है, जिस वजह से ऐसी हर सिचुएशन में यूएस डॉलर फिर से और स्ट्रांग होता जाता है कंपेयर टू ऑल अदर करेंसीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप में से हर इंसान के दिमाग में आ रहा होगा कि इस वैल्यू को डिसाइड कौन करता है? क्या मोदी जी से डिसाइड करते हैं? क्या सरकार डिसाइड करती है? क्या पार्लियामेंट डिसाइड करता है या आरबीआई डिसाइड करता है? इनमें से कोई भी इसको डिसाइड नहीं करता। एक्चुअल में करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती है मार्केट फोर्सेस, यानी मार्केट एक्सचेंज रेट, जिस वजह से करेंसीज की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग उनका रेट डिस्कवर किया जाता है, अनाउंस नहीं। अब अगर इस चीज को सरकारों के हाथ में छोड़ दिया जाता तो करप्शन की वजह से बहुत इश्यूज आ जाते, इलेक्शन ईयर्स में अपने आप करेंसीज की वैल्यू मैनिपुलेट कर ली जाती। इसलिए ग्लोबली डिसाइड किया गया कि करेंसीज का एक्सचेंज रेट मार्केट एक्सचेंज रेट के हाथ में रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब रुपए की वैल्यू फॉरेक्स मार्केट डिसाइड कर रहा है, तो गाली इन दो लोगों को क्यों पड़ती है? कौन से दो लोग? पहला सरकार, दूसरा आरबीआई। तो अब समझ लेते हैं इन दोनों का ही क्या रोल है रुपए की वैल्यू गिरने में या कम होने में। जब हम बोलते हैं कि रुपए की वैल्यू फॉरेक्स मार्केट डिसाइड करता है, तो ये सच है, लेकिन जिस आधार पे वो डिसाइड करता है, यानी रुपए की मार्केट में डिमांड और सप्लाई, अब इस चीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे मेजरली डिपेंडेंट होता है अपने बढ़ने या कम होने के लिए। और आरबीआई का रोल तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे एक एनालॉजी के साथ समझते हैं। मान लो मार्केट एक गाड़ी है, ग्लोबल इकोनॉमी एक रोड है, और इंडियन रुपी है उसी गाड़ी में बैठा हुआ एक पैसेंजर, और उसी पैसेंजर की सीट बेल्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई उस गाड़ी को ठुकने से तो नहीं बचा सकती, उसके एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन रुपये को मरने से बचा सकती है। यानी एक इमरजेंसी के केस में जब रुपये की हालत खराब हो, तो आरबीआई उस वैल्यू को स्टेबलाइज कर सकती है। और ये स्टेबलाइजेशन करा कैसे जाता है? इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर रुपये बहुत ज्यादा गिर रहा हो, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर ली, ताकि अलग अलग देशों के इन्वेस्टर इंडिया में पैसा डाल दें। रुपये अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, तो रेट्स को स्टेबल रख के एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर दिया। और जैसे हर देश की सेंट्रल बैंक के पास अपना एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, जहाँ पे वो अलग अलग देशों की करेंसी स्टोर करके रखते हैं, वैसे आरबीआई के पास भी अपना एक फॉरेक्स रिजर्व है। और आरबीआई एक सीट बेल्ट का काम करते हुए अपने फॉरेक्स रिजर्व में से यूएस डॉलर्स को मार्केट में सप्लाई कर देगा, यानी मार्केट में बेच देगा, ताकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और रुपए का गिरना कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए। और इन्हीं कुछ तरीकों से इंडियन रुपए की वैल्यू आरबीआई स्टेबलाइज करके रखता है। पर अभी रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सामने आके एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने बोला कि आरबीआई किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके रुपए की कोई वैल्यू टारगेट नहीं करेगा, यानी आरबीआई कोशिश नहीं करेगा कि रुपए की वैल्यू 85 बनी रहे या 84 बनी रहे या 83 बनी रहे। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि रुपए की वैल्यू केवल मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, यानी आरबीआई केवल तब इंटरफेयर करेगा जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए। अदरवाइज आरबीआई ने करंटली सब कुछ छोड़ा हुआ है मार्केट फोर्सेस के हाथ में, विच इज वन ऑफ द रीजन कि करंटली जब रुपया 90 टच कर रहा है, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये 100 भी टच कर सकता है, क्योंकि आरबीआई करंटली से स्टेबलाइज करने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो एज इंडियंस रुपये की वैल्यू कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, उसके लिए हम डिपेंडेंट केवल अपनी सरकार पे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज के आधार पर इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती है, थोड़ी कम हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया अपने ट्रेड को सिग्निफिकेंटली बढ़ा पाता है और अपने एक्सपोर्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा पाता है, तो दुनिया भर में नेचुरली इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ सकती है, और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में रुपये की वैल्यू स्टेबलाइज करी जा सकती है। बट ट्रेड का बढ़ जाना या एक्सपोर्ट्स बढ़ा देना इज नॉट एज इजी एज इट इज सेड राइट नाउ।
इसके पीछे बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है। इसलिए एक्सपोर्ट्स के बढ़ जाने का एग्जाम्पल को आप इतना लिटरली मत लीजिएगा कि मैजिकली बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो फॉरेन कैपिटल के इनफ्लोज या आउटफ्लोज होते हैं, यानी बाहर से कितना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा और इंडिया में जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट किया गया उसमें से कितना निकाल के वापस ले जाया जाएगा, उसको भी कुछ हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट करती हैं। जैसे अगर इन्वेस्टर्स को भारत में बेटर रेट्स मिल रहे होंगे या बेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा होगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो चाहेंगे इंडिया में इन्वेस्ट करना। इसके अलावा जो भारत सरकार की जियोपॉलिटिक्स है वो भी एक रोल प्ले करती है ग्लोबली रुपए की डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने में। एग्जांपल के तौर पे अभी रिसेंटली एक लिमिटेड टाइम के लिए हम रशिया से जो रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे उसका पेमेंट हम उन्हें इंडियन रुपीज में कर रहे थे। यानी जनरली जैसे ऑयल इंपोर्ट होता है तो हमें डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, वैसा नहीं हो रहा था और हम आराम से इंडियन रुपी में पेमेंट कर पा रहे थे। ऐसी चीजें भी मदद करती हैं रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज रखने में और रुपी की वैल्यू को कम रखने में। और इसी वजह से भले ही इंडियन रुपी की वैल्यू फॉरेक्स मार्केट डिसाइड करते हैं, उसके बाद भी हम इंडियन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में भी इसका एक कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्यूरियस मुद्दे की जिसने आप में से हर व्यक्ति को अभी तक हुक करके रखा हुआ है, यानी अफगानिस्तान की वैल्यू इंडियन करेंसी से ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। चलो इंडिया का तो तब भी माना जा सकता है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है तो एक बार के लिए क्या पता अफगानिस्तान आगे निकल गया हो, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी तो जापान से भी ज्यादा स्ट्रांग है। भाई जापान तो डेवलप्ड नेशन है, तो फिर अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रांग क्यों है। अब यहाँ से एक बात तो आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि किसी भी करेंसी का स्ट्रांग होना एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का, क्योंकि ऑब्वियसली जापान की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहाँ के लोग इकोनॉमिकली ज्यादा खुश है। और वैसे ही इंडिया के केस में भी अगर हम बात करें तो भले ही हम अमेरिका या जापान जितने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान से तो कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए रुपए की वैल्यू कम होना या ज्यादा होना हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है उसको डायरेक्टली शो तो नहीं करता। पर अब जान लेते हैं कि अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू इंडियन करेंसी ज्यादा स्ट्रांग क्यों है। अफगानिस्तान के केस में ओपन फॉरेक्स मार्केट्स नहीं है, इंपोर्ट्स काफी कम है, एक्सपोर्ट्स तो और भी ज्यादा कम है, फॉरेन ट्रैवल नेग्लिजिबल है, बैंकिंग ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड है और डॉलर की डिमांड रेगुलेट करी जाती है फोर्सफुली। जब ट्रेड ही कम होता है तो करेंसी स्टेबल दिख सकती है, लेकिन फोर्सफुली। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दूर दराज के किसी गांव में एक छोटी सी दुकान हो, दुकान पे कुछ सामान हो और दुकान वाला बोले भाई मेरा रेट तो यही है, मैं इसको नहीं बदलूंगा, और आप शहर में बैठ के सोचो मत बदल, मुझे क्या करना। बाहर वर्ल्ड में अफगानिस्तान की करेंसी कोई भी यूज नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कम वोलेटाइल दिखती है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अफगानिस्तान की करेंसी एक्चुअली स्ट्रांग है। इसका मतलब केवल इतना सा है कि कोई मार्केट ही नहीं है जहाँ पे वो करेंसी की वैल्यू गिर सके। और इंडिया में जैसे दुनिया की कोई भी करेंसी फ्रीली फ्लोट कर सकती है, वैसे अफगानिस्तान में कोई भी करेंसी फ्लोट नहीं करती। अफगानिस्तान में डॉलर को देश से बाहर ले जाना स्ट्रिक्टली बैंड है, हवाला सिस्टम स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड है और मार्केट आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। जब लोग फ्रीली करेंसी को खरीद और बेच ही नहीं सकते तो आर्टिफिशियली करेंसी को स्टेबल रखना बहुत आसान हो जाता है। बट हाँ, वो स्टेबिलिटी केवल आर्टिफिशियल है, इट इज नॉट रियल स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। और इन्हीं सब कंबाइंड रीजंस की वजह से इंडिया और जापान जैसे देशों की करेंसी अफगानिस्तान से वीक हो जाती है। यहाँ पे करेंसी का फ्लो फ्रीली होता है और यहाँ पर आर्टिफिशियली फोर्सफुली इसे मेक श्योर नहीं करा जाता। इंडियन रुपए की घटती हुई वैल्यू को लेके आपका क्या ओपिनियन है, और आरबीआई ने जो भी रिसेंटली अनाउंस किया कि कैसे वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे रुपए की वैल्यू स्टेबल रखने में, उसमें आपका क्या ओपिनियन है। ये सारी बातें आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और कमेंट में हम एक हेल्दी डिस्कोर्स मेंटेन कर सकते हैं। और इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मोबाइल साइड रख के वीडियो को दोबारा प्ले पे लगा दो, थोड़ा वॉच टाइम हट जाएगा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा।